लें तो फिर हम फॉर्मली स्टार्ट करें। अस्सलाम सर। स्ट्रेंथ है मेरे पास अभी तक जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने दोनों मोड्स में कंफर्म और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशंस मिला के 24, जिसमें 2 स्टूडेंट्स पीएचडी और बाकी 22 स्टूडेंट्स जो है ना वो एमएस के। ओके सर। ठीक है, सर यूनिवर्सिटी में क्लासेस होने के कब हैं, चांसेस हैं भी या नहीं? तो देखें बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको फॉलो करते हुए तो यकीनन ज़ाहिर है सब स्टूडेंट्स को बुलाना तकरीबन आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो इसलिए लाइकलीहुड तो यही है कि ये सेमेस्टर मसवाए उन लोगों के जिनको यूनिवर्सिटी ने बुला लिया है, बाकियों के ज़्यादातर जो है ना वो ऑनलाइन ही चलेगा। एग्ज़ाम के लिए मैं भी शायद ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी बुलवा ले, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ वेरी कर रही है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक यूनिक कॉन्टेक्स्ट है, उसकी स्पेस अवेलेबिलिटी उसके पास डिफरेंट है, उसके कैंपस की डिटेल्स में फ़र्क है। तो इसलिए हम स्टैंडर्डाइज नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने इसी मॉडल को यूज़ किया है कि जो न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया है, और या कुछ केसेस में फिर लास्ट सेमेस्टर वालों को भी बुलाया, वरना जहाँ पे जिन जो फील्ड्स में लैब वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे सिर्फ लैब वाले स्टूडेंट्स को और थ्योरी और क्लासरूम टीचिंग को जो है ना ऑनलाइन रखा गया। इसलिए ये डिफरेंट तरह के मॉडल्स यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है कि एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होंगे, एग्जाम्स ऑन कैंपस होंगे, सिर्फ क्लासेस ऑनलाइन होंगी। ठीक है, करने को अच्छी बात है। ये भी मैंने कहा ना कि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, मतलब ये इट्स नॉट के ये एक यूनिवर्सिटी ने ये किया तो बाकी सब भी यही कर रहे हैं, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी ने फुल थ्रॉटल में तमाम स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया, ये तो एक चीज़ तय है। यस सर, ये तो है। तो इसलिए और ज़्यादातर बुलाया है तो कॉमन चीज़ ये है कि जो न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा बुलाया गया, जो पुराने थे उनको नहीं बुलाया। तो ये कुछ कॉमन चीज़, ठीक है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। शुक्रिया, ठीक ठाक। अच्छा जी, मंजूरुल हसन साहब, तो ये सूरत हाल है। तो लेट्स सी, अभी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनकी जो टोटल तादाद है वो 19 है, इंक्लूडिंग मी। इसके मतलब यस ये सर, 18 18 स्टूडेंट्स और कुछ लोग और हैं जो भी इसमें शौकत जैसे नहीं है ऑनलाइन। चले, तो अभी मगरिब कितने बजे है, कोई एग्जैक्ट टाइम का अंदाजा है? मेरे ख्याल में 6:20 के राउंड अबाउट हो जाती है। यस सर, 6:20। ठीक है, वैसे इंशाल्लाह वो भी हो जाए तो फिर साथ ही इंशाल्लाह हम इसी तरह करते हैं। कुछ दिन में तो हमारा टाइम बिल्कुल पहले वाला हो जाएगा, हम नमाज पढ़ने के बाद ही क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जी ऐसे ही प्रॉब्ली 1-2 हफ्तों बाद जो है ना फिर हम आस्ता आस्ता उसी तरीके से उसको कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, The status of policies and what we need to support to developing a common policy framework will be governed. This framework response reading and listening to the system. These are reading solutions, ये instruction planning, इसाक आप प्लीज अपना माइक जरा म्यूट कर लें। मोहम्मद इसाक, जी सर।
ये आपके माइक से मेरे ख्याल में कुछ नॉइज आ रहा है, इसको काइंडली म्यूट कर लें। ओके सर सॉरी। ठीक है, चलो ठीक है। चलें जी, हम मेरे ख्याल में वी हैव गैदर्ड इन एनफ नंबर दैट वी, वो फिर हम जो ब्रेक वाले ये नमाज का जो सेशन है इसके बाद इसको कर लेंगे। सो लेट मी शेयर द स्लाइड्स विद यू पीपल ताकि हम अच्छा जी, अब ये विजिबल होगी स्लाइड्स आप लोगों को? हो रही है सर। Yes, sir. यस सर हो गई। ठीक है। अच्छा चले, तो आप में से पहले तो ये कि कितने ज़्यादातर मैं जब स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहा था इस कोर्स में, तो ऑलमोस्ट आई थिंक के 90% 95% स्टूडेंट्स तो वो हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी मेरे साथ कोर्स पढ़ा हुआ है या किसी न किसी या उससे पहले मेरे साथ कोर्स पढ़ा हुआ है। सो देयर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आई थिंक के जिन्होंने पहले कोर्स नहीं पढ़ा हुआ मेरे साथ, या जो नए होंगे, जिनके लिए मैं नया होऊंगा या जो मेरे लिए नए होंगे, तो हम उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेरे ख्याल में सुन लेंगे। तो बाकी तो मैं आप सबको जानता ही हूँ, तो यस सर। ठीक है जी। चलें जी, फॉर्म भी शुरू करते हैं जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो क्रॉस कल्चरल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द कोर्स फॉर विच इंशाल्लाह वी विल रिमेन टुगेदर दिस सेमेस्टर। और जैसा कि आपने खुद भी ये बताया, यूनिवर्सिटी ने भी आपको बताया कि बाय एंड लार्ज ये कोर्स हमारा ऑनलाइन ही चलेगा, अनलेस और अनटिल कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कि अचानक से यूनिवर्सिटीज़ खुल जाए, ऐसा हो, जिसकी चांस बहुत कम है। एग्जामिनेशंस जैसे कि मुझे भी बताया गया और आप लोगों को भी बताया गया कि इसके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स परहैप्स ऑन कैंपस होंगे, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ऑफ दिस कोर्स विल बी डन ऑनलाइन। और बाय एंड लार्ज चूँकि आप ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने पहले भी ये कोर्स पढ़ा हुआ है और उनका ये पहला सेमेस्टर नहीं है, तो यू नो कि जिसको लास्ट सेमेस्टर में जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको इस दफ़ा भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर कंडक्ट किया जाएगा। यस जो अलबत्ता नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि टीम्स के ऊपर ही प्राइमरीली हम वी विल मीट, जो हमारा फेस टू फेस तो नहीं, जैसे अब कहना चाहिए कि इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, वो टीम्स के थ्रू होंगे। असाइनमेंट, क्विज़ेस, प्रोजेक्ट्स, वो सब चीज़ें भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू ही सबमिट की जाएंगी, ठीक है ना। बाकी दूसरा आपका पोर्टल है, ठीक है, पोर्टल पे आपको आउटलाइन और ये चीज़ें वगैरह वहाँ से भी मिल जाएंगी, मैं यहाँ पे भी उनको अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, टीम्स पे। सो ये मेरा ईमेल आईडी है, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन। ये रीडेबल है सबको? Yes, sir. जी सर। तो आप ये नोट कर लें। इफ़ यू वांट टू राइट मी एनीथिंग with respect to this course, तो you can always write me, you are more than welcome। वैसे ये वाली पावर पॉइंट जो है मैं इसको टीम्स में अपलोड भी कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आपको इसमें से ये मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, चलें, तो ये हम मूव ऑन। तो आज की हमारी जो क्लास है, इट इज़ प्राइमरीली एन इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है, जिसमें मैं अपने आप को थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इफ़ देयर आर एनी न्यू स्टूडेंट्स तो उनके लिए, और अगर कोई नहीं है तो मेरे ख्याल में शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। पार्टिसिपेंट्स में भी आई वुड जस्ट लाइक टू नो दोज हु आर न्यू, जिन्होंने पहले कोई कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, सो उन लोगों से आई विल रिक्वेस्ट कि अगर थोड़ा अपने आप को इंट्रोडक्शन करा दें। उसके बाद वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम रिमेनिंग जो हमारा आज का सेशन है उसमें हम डिटेल में इस कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, और आउटलाइन के हवाले से जैसे टिपिकली हम अपने किसी भी कोर्स में कि ये कोर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस कोर्स में क्या कुछ पढ़ेंगे, इसकी लर्निंग आउटकम्स क्या हैं दैट आर एक्सपेक्टेड कि स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कोर्स विल बी एबल टू नो एंड डू। फिर इसके अलावा ये कि इसमें जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगी, जो ग्रेडिंग्स और असेसमेंट्स हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, बुक अगर है तो कौन सी है, हम कौन सी फॉलो करेंगे, डिफरेंट जो जर्नल्स हैं वो कौन कौन से हैं, और लर्निंग सोर्सेज क्या क्या हैं इस कोर्स में जो कि हम यूज़ करेंगे,
और फिर इस कोर्स का जो एक आप कह लें कि 16 वीक्स का लर्निंग प्लान है टॉपिक वाइज, वो हमारा क्या होगा वो हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। यस सर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई रिक्वेस्ट के वो लोग जो नए हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा मेरे साथ कोई कोर्स रजिस्टर किया हुआ है, वो ज़रा प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। बाकी जैसे मुझे मेजॉरिटी तो आप में से जो नज़र आ रहे हैं मैं इनको जानता ही हूँ। तो पीएचडी के स्टूडेंट से शुरू करते हैं। पीएचडी स्टूडेंट से मुझे पहले ये नज़र आ रही है सिद्रा मकसूद मेरे ख्याल में। Assalamu alaikum, sir. My name जी is Sidra वालेकुम। Maqsood. Sir, जी I have done my MPhil from MS Management Science from Comsets University ठीक है। with 6 credit hours thesis. So I am new in CUST and it's my first course with you. And I have one publication, Impact Factor publication in Journal of Economics. In my MS through in Comsets, I have learned these HRM courses, but this course is new, cross-cultural HRM. With respect to experience, I have 4 to 5 years teaching experience, 3.5 years in Pakistan and Arid Agriculture University, and almost 1.5 years in Dubai with Barani Institute, Malaysian. It's a Malaysian campus, Binary Institute of Management Sciences. Thank you, sir. ठीक है, that's good to know and welcome to CUST and welcome to our class. Thank you so much. जी, पीएचडी के और स्टूडेंट हैं इनके अलावा? नहीं। चले ऐसे करते हैं, अजान शुरू होगी अभी, ऐसे करते हैं कि लेट्स हैव अ ब्रेक। नमाज पढ़ के तकरीबन हम जो है वो लगभग कितने बजे तक आ जाएं? 5:45 तक। ओके सर। ठीक है ना, आराम से फिर एक ही दफा ब्रेक करते जी हैं, फिर सर। बीच में ब्रेक नहीं करूंगा। 5:45 आ जाए, ठीक है? 5:45 सर। ठीक है सर। सॉरी, हाँ 6:45 सर, ठीक है। ओके यस सर।
फिर आप अपना कैम ऑफ कर लें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। इस्लाम सर। सलाम सर। ठीक ठीक, मैं चेक कर रहा था कि आप लोग हैं या नहीं। अच्छा चलें, पोर्टल पे जो अटेंडेंस है वो थोड़ी देर में हम लगा लेते हैं। इतनी देर में हम ज़रा अच्छा जी चलें। अब वो इनके अलावा जो एमएस के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यू है इस क्लास में, ज़रा वो प्लीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, फिर चलते हैं। जी एमएस के स्टूडेंट्स में हारून ताहिर, अक्सा जाहिद, इनको तो मैं जानता हूँ। ये कौन है जी? वकास अहमद, वकास भी ठीक है, याद आ गया मुझे। अच्छा इस्मा भी हैं, मोहम्मद इसाक भी हैं, जवेरिया, आमना अजीज़, शीरी, सबा, लारे बशीर भी लास्ट टाइम थी, जरलख्ता है, मदिया आबिद हैं, फ़रह इफ्तिखार, हिरा नूर, मोहम्मद तला मुनीर भी थे, मंजूरुल हसन, लुबना मजीद, मेरे ख्याल में शायद इन्होंने भी लास्ट टाइम रजिस्टर तो किया था कोर्स। आयशा यूब चौधरी, ये मुझे कोई नए लोग मालूम जी। ये हैं लुबना मजीद। सर मुझे लगता है न्यू स्टूडेंट्स क्लास में शायद कम है। अच्छा सनी ये शायद ये बोल रहे हैं Sir, my name is Lubna Majid, and I have done BBA from International Islamic University, Islamabad. ठीक है This course is new for me. ठीक है। Yes, sir. सो ये आपका कस्म में पहला सेमेस्टर है? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब है आप पहली दफ़ा कोर्स करेंगे सर। ठीक है जी सर। चलिए गुड गुड, ठीक है जी। जी आशा यू। Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम जी। My name is Aisha Chaudhary and I have done BBA honors from International Islamic University with specialization in human resource management. और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है इन कस्ट? जी सर। ठीक है जी, चलिए ठीक है, शाबाश। तो इसके बाद है जी ये सैयद जाफर अब्बास काज़मी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर माय जी। नेम इज सैयद जाफर अब्बास काज़मी फ्रॉम चकवाल, और अभी रिसेंटली मैंने अपना एमकॉम किया है पीजीसी चकवाल से। ठीक है सर। और कस्ट में एक मेरा पहला एक्सपीरियंस है। अच्छा गुड, ठीक है। कोई जॉब वगैरह भी करते हैं आप? सर अभी तक तो नहीं, चलिए फ्यूचर में प्लान्स हैं लेकिन अभी तक नहीं। ठीक है ठीक है। इसके बाद ये माइक, अच्छा जी ये जरा माइक म्यूट कर लें जी। अच्छा अब ये आखिरी जो हमारे पास स्टूडेंट है वो है जी गुले नयाब। तो ये नॉइज़ भी महल में नहीं कि माइक से ही आ रहा था, पर एक अटेम्प्ट कर लें आप गुले नयाब आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बताएं बच्चा कि आपने ये आपका इज इट योर फर्स्ट सेमेस्टर? हेलो हेलो। जी जी बोलें, आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर, my name is Nayab and I am from Chakwal. I have done my MCOM from UCP campus Chakwal and I am new here in Gust. ठीक है ठीक है, थैंक यू। आपके डिस्ट्रॉशन है इसलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा फिर अभी नहीं पूछा, फिर नेक्स्ट टाइम कभी। चलें जी, आई डोंट थिंक नाउ एनीवन न्यू इज लेफ्ट जिससे हमने कोई बात ना की हो। वी कम बैक टू द कोर्स। मैं एक जेनेरिक सा क्वेश्चन आपकी तरफ प्रपोज करता हूँ इससे पहले कि मैं आगे कोर्स आउटलाइन स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। लेकिन वो मैं प्रपोज करूँगा कोर्स की तरफ आने से पहले। मैं अपना
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है नए लोगों के लिए. आई विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल्स. ठीक है, मैं currently I'm with Rifa International University as professor and dean in the Faculty of Management Sciences. और रावलपिंडी में जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का उसमें मैं होता हूँ. ठीक है, कस्ट के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है दैट इज़ एज विजिटिंग फैकल्टी ओवर हियर. और ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस आई आल्सो रिमेन engaged with the cust in number of other assignments as well, जैसे एमफिल स्टूडेंट्स के थीसिस के एग्जामिनर, पीएचडी के एक्सटर्नल एग्जामिनर के तौर के ऊपर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में, बोर्ड ऑफ फैकल्टी में, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनमें भी एज एलुमनाई आई एम पार्ट ऑफ इट. एंड आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. मेरी जो पीएचडी है दैट इज़ इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और वो मैंने ज़ाहिर कस्ट से ही 2011 में कंप्लीट की थी. ठीक है, तो दिस इज़ माई रिलेशनशिप विद दिस यूनिवर्सिटी. मैं और बहुत सारी, अब मैंने कहा कि लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता. आपसे मेरा जो क्वेश्चन है कोर्स आउटलाइन की तरफ आने से पहले वो है इन दो चीज़ों के बारे में कि व्हाट आर योर आइडियाज़ अबाउट दिस कोर्स एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स. इसमें कोई भी हैंड रेज करके आंसर कर सकता है. आप हैंड रेज करें, आई विल इनवाइट यू, और फिर इसी तरह से वन बाय वन. अच्छा जी, हारून भाई आपने हैंड रेज किया. यस सर. सर बेसिकली जो मेरी एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स में वो ये है कि क्रॉस कल्चरल एचआरएम बेसिकली रेफर करती है वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज डोमेस्टिकली ऑपरेटिंग और मल्टीनेशनल. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी होती है ना, उसकी जो मैनेजमेंट है उसको हम स्टडी करेंगे. ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा जी, इसके अलावा जी सिद्रा. Sir, cross-cultural HRM is basically it's for leadership or for managers, leader or managers, how they cope up with their if their organizations are working as domestic or internationally, how they cope up with diversity, or if they are successfully manage diversity or they fail to utilize their cultural diversity. We will read both aspects in this cross-cultural human resource management. बिल्कुल ठीक है, we definitely will. जी सबा. इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली एचआर प्रैक्टिसेस जो है वो अप्लाई की जा रही हैं, क्या उनमें डिफरेंस है? इस सही. ठीक जी, हिरा. सर क्रॉस कल्चर इज़ लाइक कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी को आपकी हायर मैनेजमेंट किस तरह से कोप अप करती है, उसके एनवायरनमेंट को किस तरीके से डील करती है, और एम्प्लॉयज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप को किस तरीके से बिल्डअप करती है ऑर्गेनाइजेशन में और विद पीयर टू पीयर. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, जब आपसे मतलब व्हेन यू हैव पार्टिसिपेटेड तो आप प्लीज़ अपना हैंड फिर डाउन भी कर लिया है. ठीक है, चलें, ठीक है. अच्छा जी, मोर और लेस मतलब जो बातें आपने की हैं दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. और अभी जैसे हम बात शुरू करते हैं तो मैं आपके साथ इस पे मज़ीद बात भी करूँगा कि एक्चुअली ये जो क्रॉस कल्चरल का कोर्स है ये एक और बड़े कॉमन नेम से ऑफर होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, IHRM के नाम से. और इनफैक्ट ज़्यादातर ये उसी नाम से ऑफर होता है. क्रॉस कल्चरल HRM के नाम से ये रिलेटिवली कम ऑफर होता है. ठीक है, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जैसे मैंने कहा कि ये ज़्यादातर इस नेम से ऑफ़र होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज इस कोर्स का जो कंसर्न है वो यही है, ठीक है, कि कल्चरल बेसिस के ऊपर, ठीक है ना, कल्चरल बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय डायनामिक्स में जो डिफरेंसेस आते हैं वो उन ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में कैसे अफेक्ट और इन्फ्लुएंस होते हैं. और अगर आप कल्चरल वेरिएशंस को टेक इनटू अकाउंट ना करें, ठीक है ना, तो और उसे इग्नोर करें तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के ऊपर और एम्प्लॉय रिलेटेड डिफरेंट आउटकम्स के ऊपर, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस भी है, उसकी कमिटमेंट है, उसकी टर्नओवर है, उसकी सेटिस्फैक्शन है, उसका स्ट्रेस है, उसकी सिनिज्म है, उसकी डेवियंस है. सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के जो एटीट्यूड्स और आउटकम्स हैं वो एम्प्लॉयज़ के अफेक्ट और इन्फ्लुएंस होते हैं इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर नॉट मैनेज्ड इन अ कल्चरली करेक्ट वे. बिकॉज अभी हम थोड़े से शुरू करेंगे बात. जैसे मैंने कहा कि
दूसरी जो चीज़ें डिस्कस की गई कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि आप डिफरेंट किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे अफेक्ट और इन्फ्लुएंस करती हैं, ख़ास करके मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जब अपनी होम कंट्री के मुताबिक जो अपनी HR पॉलिसीज़ और एम्प्लॉई रिलेटेड प्रैक्टिसेस को फॉर्मुलेट करती हैं, और जब वो दूसरे मुल्कों में जाके आप देखें कि हमारी कई लोकल फर्म्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल ऑपरेशंस स्टार्ट किए हुए। इंटरनेशनल फर्म्स तो हमारे यहाँ आई हैं। एक इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के HR डिपार्टमेंट में इफ़ यू आर वर्किंग, तो उनकी जो इंटरनेशनल हेड ऑफिस की जो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं वो जब पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो उसके लिए यहाँ के लोगों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस हैं और क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और उनको किस तरीके से चेंज और मॉडिफाई किया जाना चाहिए। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर लेट्स से आप किसी ऐसी पाकिस्तानी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसमें HR में काम कर रहे हैं जो अब अपने कुछ इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहती है या उसने कोई इंटरनेशनल ब्रांचेस स्टार्ट की, और अब वहाँ की जो ब्रांचेस हैं वो आपसे कंपनी की HR पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस पूछ रही हैं कि वो क्या हो, कैसे हो। और अब चूँकि हेड ऑफिस ज़ाहिर है पाकिस्तान में है और आप उस हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अब आपको वहाँ के लिए अगर कोई पॉलिसी मेकिंग करनी है, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के लिए, उनकी कंपनसेशंस को किस तरीके से आपने देखना है, तो यू नीड टू नो द कल्चरल कॉनोटेशंस ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस, और उनको जाने और अंडरस्टैंड किए बगैर जो है आप इफेक्टिवली आप कह लें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज नहीं बना सकते। तो यही इस कोर्स का प्राइमरीली आप ये कहें कि वो जिस्ट है। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस कोर्स की प्रोफाइल, कि इसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है और किस तरीके से है, इसका रशनैल कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे या क्यों पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, ऑब्जेक्टिव्स कि इसकी कंप्लीशन के साथ के बाद व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू पीपल इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स इस कोर्स में कि टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगी, then how to get a good grade in this class, some generic tips that I always share with you people, और recommended book, टेक्स्ट बुक कौन सी है, रेफरेंस बुक्स कौन सी है, अदर रीडिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं, और फिर इस कोर्स का जो हमारा वीक वाइज प्लान है टॉपिक वाइज वो हम डिस्कस करेंगे कि ओवर 16 वीक्स व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है। अच्छा, इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस, तो आप ये देखें कि 40% का तो फाइनल एग्जाम होता है और 20% का मिड टर्म होता है। So this is pretty much standardized by the university. Final exam में there will be 4 questions of 10 marks each. They can contain parts. इसी तरह mid term में there will be 2 questions of 10 marks each, and they can contain parts with them. बाकी जो हमारे 40 marks हैं वो अगर आप देखें तो मैंने उसको कुछ इस तरीके से किए हैं कि हमने एक रिसर्च पेपर जो चूँकि MS और ग्रेजुएट क्लास है तो उसमें रिसर्च आर्टिकल्स को स्टडी करना और उनको प्रेजेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो हम टिपिकल पैटर्न फॉलो करते हैं कि आई विल असाइन यू, आई विल शेयर विद यू द जर्नल्स जिनमें क्रॉस कल्चरल HR से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो आपने उस क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट से कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो आर्टिकल है वो क्लास में प्रेजेंट करना है उसको थॉरली, and it will be of course an individual presentation that will be assigned to each and every student, और वो आपने प्रेजेंट करना होगा। उसको कैसे प्रेजेंट करना है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको ऑलरेडी भी आइडिया है, मैं उसको दोबारा भी थोड़ा सा डेलिब्रेट कर दूँगा। अच्छा, then there will be another 10% for the assignments, ठीक है ना। अच्छा, one of the assignment that I'll be giving you or a project, in fact हम दोनों में से हम देख लेते हैं कि क्या है, वो ये होगा कि आपने जो है ना एक इंटरनेशनल कोर्स, आप लोगों ने कोर्सेरा के बारे में कभी कुछ सुने? व्हाट इज दिस कोर्सेरा? यस सर। ठीक है जी, क्या है कोर्सेरा? सर ऑनलाइन जो है वो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर होते हैं और वही आप ऑनलाइन की सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल एडेक्स इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है। सो कोर्सेरा में मैंने एक कोर्स आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, दैट आई विल सजेस्ट यू। इसी तरह और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी आप फ्री ऑनलाइन कोर्सेज देखें जहाँ पे आप कर सकते हैं। कोर्सेरा जो है वो सबसे ज़्यादा
पॉपुलर है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन इनका ये मसला होता है कि आप जब इनसे सर्टिफिकेट मांगें तो उस वक्त फिर आपसे ये $50 या $100 की फ़ी मांगते हैं कि जी अगर आप सर्टिफिकेट चाहिए तो ये ले लें, वैसे लर्निंग के लिए आप बेशक करते हैं। तो अगर आप में से कोई सर्टिफिकेट नहीं भी लेता लेकिन इसको ऑनलाइन कर ले तो ईमेल के थ्रू वो आपको नोटिफाई कर देते हैं कि जी आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आप उस ईमेल को एज PDF अपने पास सेव कर लें तो वो भी एक तरह का आपके पास इज़ अ प्रूफ कि अगर अपनी CV पे आप कल लिखेंगे या मैंने अगर आपको इस तरह की कोई असाइनमेंट दी और मैं आपको कहूँ कि जी कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट अपलोड करें, ठीक है ना, उस टीम्स में जाके, तो आप कहें जी मैं सर्टिफिकेट के लिए तो दे वर रिक्वायरिंग $100 एंड आई एम नॉट विलिंग टू पे, फाइन इनफ। लेकिन आप आपको जो ईमेल करेंगे ना पार्ट कंप्लीशन की, आप उस ईमेल को ही PDF में सेव करके और आप उसे अपलोड कर दें तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गुड एज अ सर्टिफिकेट इज, ठीक है। तो ये भी हम असाइनमेंट्स में हम बात करेंगे कि जी आपने ऑनलाइन कोर्सेज जो करने हैं वो किस तरीके से। फिर इसके अलावा कुछ और डिफरेंट असाइनमेंट्स, अब चूँकि यूनिवर्सिटी ने ये असाइनमेंट्स और क्विजेज़ जो है ना ये तमाम उसमें मैंडेट कर दी हैं। पहले ये होता था कि ग्रेजुएट कोर्सेज में हमारे पास क्विजेज़ वगैरह ये इस किस्म की चीज़ें नहीं होती थी एंड वी वर कंफर्टेबल कि हम इसको इस तरीके से दूसरे तरीक़ों के ऊपर ज़्यादा कर सकें। बट अब चूँकि यूनिवर्सिटी पॉलिसी है तो हमें वो फिर उतने असाइनमेंट्स और क्विजेज़ लेने पड़ेंगे। तो अदर असाइनमेंट्स में आपको टाइम टू टाइम कर दूँगा, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 असाइनमेंट्स होंगी पूरे कोर्स के। Then there will be quizzes, maybe 1 quiz before the mid and 1 quiz after the mid, ठीक है, हम 2 क्विज करें, ठीक है ना। अच्छा, जो 10% का प्रोजेक्ट है वी मे टॉक कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है हम उसी को ही अपना प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर लें, सो दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस के वो इटसेल्फ भी ज़ाहिर है काफ़ी आपने उस पर कुछ टाइम स्पेंड करना है। तो असाइनमेंट्स में हम कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, डिफरेंट दी जा सकती हैं। तो वरना फिर एंड में हम दूसरी प्रोजेक्ट में आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लास्ट टाइम मैंने चेक किया वो बहुत ही कोई इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है। वो हर किसी ने इधर उधर से छापे मारे हुए होते हैं, ठीक है ना। वो मैं भी कख भी जो है ना उसमें कोई वैल्यू एडेड नहीं होती, बजाय इसके कि मैं उसको पढ़ के अपना ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई करूं और आपको भी बदवाएं दूं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में आपकी किस्मत और मेरी सेहत दोनों के लिए अच्छा है कि उस तरह के प्रोजेक्ट की निस्बत आप कुछ इस किस्म का प्रोजेक्ट कर लें, ठीक है ना। ठीक है तो वी मे ट्रीटेड लाइक दैट कि आप ये जो ऑनलाइन लर्निंग वाला है और एंड में आप ज़ाहिर है उसकी कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट जो है वो आप जल्दी भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। मसलन आप आज से शुरू कर लें ये प्रोजेक्ट, उसमें कौन सा मना किया, ठीक है ना। तो वी विल टॉक ऑफ दैट एज वेल कि मे बी हम इस दफ़ा उसको कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ज़रा बाकी जो चीज़ें मैंने कहा पेपर्स का मैं आपको बता दूंगा और ये इस तरह से इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग 100 मार्क्स फॉर द पेपर। जो ग्रेडिंग पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्ड है, आप सब उससे जानते हैं। वेब के ऊपर भी यूनिवर्सिटी ने दी हुई है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं ख़ास करके इस सेमेस्टर में जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप लोग प्लीज़ उस ग्रेडिंग पॉलिसी को ज़रा गौर से पढ़ लें, क्योंकि स्पेशली जो लोग इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जैसे आपने कहा तो या कुछ और जगहों से, तो वहाँ पे जैसे 80 पे इट वाज A, लेकिन यहाँ पे 80 पे इट विल बी आई थिंक B+, ठीक है ना। और A- भी 82 अबव पे होगा और आई थिंक नहीं, हाँ A- 86 अबव है। अच्छा, A-86 पे है, तो 82 पे B+ है। यस सर। हाँ, तो 82 पे जो है ना इट्स B+, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग उन प्लीज़ पॉलिसीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि जनरली होता है कि आप स्टूडेंट कस्टम्ड होते हैं कि 6 यार 80 अबव हैं तो आई एम प्रीटी कंफर्टेबल। दिस इज़ नॉट द केस ओवर हियर। इफ़ यू वांट टू earn 3 GPA throughout at least, which an MS student should maintain, you must be having I think 80 above marks in each and every course. अगर उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो फिर वो आपके CGPA को अफेक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ग्रेडिंग मैंने यहाँ पे पुट अप नहीं की, उसको आप प्लीज़ यूनिवर्सिटी की उससे वेबसाइट से प्रॉस्पेक्टस में मुख्तलिफ जगहों पे दी हुई है, उसको नंबर्स के सूरत देख लीजिएगा। जो ग्रेडिंग है वो एब्सोल्यूट होगी, वो रिलेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। सो यू हैव टू गेट योर ओन मार्क्स अकॉर्डिंग टू दैट मार्किंग स्कीम टू गेट द ग्रेड्स, ठीक है जी। यस सर। ठीक है, खास करके जो नए जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को ये समझ आई बात मेरी? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम मूव ऑन।
अच्छा, अगर ये कोर्सेरा के बारे में आप कहते हैं अभी मैं बता दूं या इसको एंड में हम डिस्कस कर लें? सर अभी डिस्कस कर लें सर। चलिए एंड में कर लेते हैं, पहले मैं थोड़ा सा इस पे चल लेता हूँ। एंड में मैं आपको जर्नल्स भी बता दूंगा जहाँ से आप रिसर्च पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मैं कोर्सेरा और ऑनलाइन जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, जो ऑनलाइन आपने अटेंड करना है, हम दोनों के बारे में। सही। अच्छा जी, सो प्रोसीडिंग विद द प्रेजेंटेशन जी। अब इफ यू जस्ट रीड दीज टू बुलेटेड सेंटेंसेस दैट आई हैव रोट, तो यू विल कम टू नो कि जी क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट सिचुएशंस जो है ना, दे आर इंक्रीजिंगली कॉमन इन कंटेम्प्रेरी कंपनीज लाइफ एंड मैनेजर्स के अंदर। सो कन्वेंशनली ये होता था कि आप देखें कि आपके पास जो लोग थे ना, वो ऑलमोस्ट उसी एरिया के और उसी रीजन के होते थे, ठीक है, जहाँ पे वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, और वहीं के आसपास के लोग जो है ना उस फैक्ट्री में या उस ऑफिस में आके जॉब करते थे। अब आप देखें विद इन द कंट्री भी कल्चरल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, खास करके रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर तो यू विल सी अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन जितने बड़े सिटीज़ हैं, आप कराची देख लें, उसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वहाँ पे हर कल्चर का बंदा आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, पख्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, इवन वहाँ पे बंगाली भी हैं, और वहाँ पे अब ये भी हैं क्या कहते हैं, अफ़गान भी हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको ये भी मिलेंगे, ये म्यांमार जो अब बन गया है, पहले क्या नाम था इसका, ये म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था जी? बर्मा सर। बर्मा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बर्मीज भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है। इसी तरह मेरे ख्याल में कराची के बाद आपको फिर सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी नज़र आती है वो हमारे ये इस पोठवार के रीजन में, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो क्योंकि ये फेडरल एक तो कैपिटल है, यहाँ पे हर तरह के मतलब आप एम्बेसीज देख लें या गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी वजह से, और कराची के बाद अगर कंपनीज हेड ऑफिस के लिए किसी जगह को चूज़ करती हैं तो फिर नॉर्मली वो मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद होता है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे आप देखेंगे कि रेस, कलर, ठीक है ना, और इवन रिलीजन के भी लोग मिलते हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। तो इसलिए इट्स क्वाइट कॉमन कि आप डाइवर्स किस्म के लोगों को एनकाउंटर करेंगे, नॉट एज कॉलीग बट आल्सो एज योर सबॉर्डिनेट एंड आल्सो एज योर सीनियर और एज योर बॉस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जानें कि यार क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। और मतलब अगर आप उसे इनअप्रोप्रिएटली हैंडल करेंगे, ठीक है, तो ये किस तरीके से आपके लिए इसकी जो है ना बड़ी डेवस्टेटिंग किस्म की इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है ना। आप ये अभी आप देखें कि कल्चरली मतलब इनसेंसिटिविटी या उसके हवाले से अगर आप जो स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं भी आपको एक रीसेंट केस आप सब ने ये सुना है आजकल में, ये मोटरवे पे जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ, इसमें वो जो सीपीओ ने स्टेटमेंट दी है, अगर आप एज पर उसके थीम ऑफ स्टेटमेंट को एनालाइज करें ना, तो वो कोई मतलब एज सच ऐसी कोई काबिल एतराज़ या कोई बड़ी मायूब बात नहीं है जो कही गई है। लेकिन वो जिस मौके महल पे और जिस तरह से मतलब वो कही गई है कि जिस वक्त आपने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी चीज़ की कि हाँ ये एक इशू है जिसे हमने हैंडल करना है और ये हमारी जिम्मेदारी है, आप रिलेटिवली उसको इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये हुआ ही क्यों या किया ही क्यों या इस तरह की चीज़ें की। तो ये भी एक तरह की आप देखें कि क्या था कि आप कन्वेंशनली जिस कल्चर के साथ अकस्टम्ड है ना, उस कल्चर में हमेशा ये होता है, आप देख हमने क्या, हम जब कोई गलत काम कोई चीज़ होती है, हम जब आउटकम लेके जाते हैं ना, तो हमें होता है कि अच्छा यार तुमने ही गलत किया होगा कुछ, ठीक है ना। तो अब वो फिर इसी तरह आपकी आदत बन जाती है। और अब जब कि चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, नाउ पीपल हैव बिकम मोर कंसिडरेट कि आप उनको एज पर मेरिट, उनकी अपने राइट्स के बारे में, ठीक है, उनके अपने प्रिविलेजेस एंड पर्क्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ चुकी हुई है, ठीक है ना। तो आप उस चेंजिंग कल्चरल नॉर्म्स के साथ अगर अपने आप को तब्दील नहीं करते, तो वही बात और वही काम जो आज आपसे 10 साल या 5 साल पहले कहते थे और उसकी कोई इम्प्लीकेशंस नहीं होती थी, अगर उस कल्चरल चेंज के साथ आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया और वो लैंग्वेज की सेंसिटिविटी आपने लर्न नहीं की, तो इट कैन कॉज अ जॉब। आप देखें लोग जुलूस निकाल रहे हैं कि यार इसको हटाएं इसकी पोजीशन से और आप इसको सैक करें। मतलब हाउ कैन पर्सन जो इस तरह का ज़हन रखता हो वहाँ रह सकता है वहाँ। तो ये मैंने कहा ना कि द ओनली रीज़न कि उस चेंजिंग कल्चरल नॉर्म के साथ, ठीक है, द ऑफिसर हैज़ नॉट चेंज्ड हिमसेल्फ, ठीक है ना।
उसी चीज़ को और उन्हीं बातों को आप इस तरह से कहते हैं कि हाँ भाई ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ, ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेट करके इसके कल्प्रेट्स को पकड़ना और उन्हें एग्जीक्यूट करवाना कोर्ट से, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये करेंगे, वी आर ऑन टू इट, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम रिजल्ट देंगे। हाउएवर मीनवाइल इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू ऑल, ठीक है, कि जी आप ये इस किस्म की जो है ना साथ आप वहाँ पे ट्रैवल को अवॉइड करें, उस जगह पे जहाँ पे अभी रिलेटिवली जो डिजर्टेड एरियाज हैं या यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे पुलिस की अभी उस तरह से नफरी नहीं है, तो आप जो ऑल्टरनेट और मेन ज़्यादा आबाद जगह हैं उनसे ट्रैवल करने को प्रेफर करें। मीनवाइल वी आर वर्किंग कि हम इन जगहों को भी इंशाल्लाह ज़्यादा सेफ बनाएं, तो वो भी आपके लिए ज़्यादा सेफ। अगर वही यही बात इस तरीके से कह दी जाती तो वो इट विल बी अ पब्लिक गुड, अ मैसेज इन जिसे कहना चाहिए ना कि होता, लेकिन आप जब उस तरह से उसको शुरू करते हैं तो इट समटाइम्स वो जिसे कहते हैं ना कि नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम हो जाता है, तो वो इस तरह से भी आपके सामने चीज़ आती है। तो आप ये सिर्फ ये छोटी सी एग्जांपल है अभी रिसेंटली, तो इसी तरह की नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी डिस्कस्ड, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजर्स भी अगर अपने सबऑर्डिनेट्स को वो इनसेंसिटिवली हैंडल करते हैं, ठीक है ना, तो समटाइम्स इट कैन हैव डिजास्टर्स इम्प्लीकेशंस। और मैं आपको बताऊं कि इतनी डिजास्टर्स कि मैनेजर्स की जो जॉब है वो एट स्टेक पे आ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए दिस इज वाइटली इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि व्हेन यू कम्युनिकेट, व्हेन यू से समथिंग, तो आप उससे पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज में कहें, और पॉलिटिकल करेक्ट लैंग्वेज में ये है कि आप कल्चरल और अदर भी जो डाइवर्सिटी एस्पेक्ट्स हैं उनको टेकिंग इनटू अकाउंट करते हुए और फिर आप उसके हवाले से बात करें, और फिर आप इस तरीके से अपने मतलब आप कह लें कि आइडियाज़ को वर्ड्स में फ्रेम करें। तो यही, वैसे तो ज़ाहिर डाइवर्सिटी की बहुत सारी बेसिस है, लेकिन हमारा ये जो कोर्स है वो ज़ाहिर डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस कल्चरल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से है। तो हम कल्चरल बेसिस के ऊपर जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको तो हम एड्रेस करेंगे और अपने डिबेट के स्कोप में लेकर आएंगे, लेकिन जो अदर देन कल्चरल डाइवर्सिटी बेसिस हैं, जैसे जेंडर है, एथनिसिटी है, रिलीजन है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हमारे स्कोप में नहीं है कोर्स के, इसलिए हम उन डाइवर्सिटी बेसिस को जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी डिबेट के अंदर नहीं लेकर आएंगे, और हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे जो हमारे कोर्स का स्कोप है कल्चर के साथ, ठीक है ना। अच्छा, अब कल्चरल मैनेजमेंट और क्रॉस कल्चरल एचआर की आप बात करें, ठीक है, तो एक नाम जो सबसे बड़ा है या जिसको फंडामेंटल बेसिस कहा जा सकता है, जिसके ऊपर सारी कल्चरल मैनेजमेंट और कल्चरल बेसिस एग्जिस्ट करती हैं, वो है जी गिल्ड हॉफस्टेड। सुना है आपने नाम कभी? यस सर। ठीक है, ज़ाहिर है आप में से जिन लोगों ने नॉर्मली मैनेजमेंट या ओपी वगैरह पढ़ी है तो आपने ये गिल्ड हॉफस्टेड का नाम जरूर सुना होगा। हॉफस्टेड की 5 डायमेंशंस आप सबने पढ़ी भी होंगी, ठीक है ना। तो आप ये समझें कि इसका जो हॉफस्टेड का काम है, ये सारा इट्स सॉर्ट ऑफ बेस लाइन एंड मदर वर्क, जिसके ऊपर सारा कल्चरल वर्क बेस्ड है। हॉफस्टेड के अलावा भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को स्टडी और एग्जामिन किया जा सकता है, और हम उनको भी डिस्कस करेंगे, यानी कि उनको नहीं करेंगे, लेकिन प्राइमरीली जैसे मैंने कहा हम भी शुरू में ज़्यादा हॉफस्टेड को स्पेस भी देंगे और उस पर बात भी करेंगे कि उसके वर्क की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है। तो अब चूंकि उसने कहा जी कि हम मोस्टली जो टूल्स और टेक्निक्स पढ़ते हैं ना मैनेजमेंट के अंदर, they tend to largely overlook the consequences of culture, ठीक है, in dealing with situations, ठीक है ना। तो अगर आप कल्चरल एस्पेक्ट्स को ओवरलुक करेंगे और फिर आप डील करेंगे तो इट कैन हैव डिजास्टर्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है ना। तो इसलिए दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने भी आपको ये इंसिडेंट्स और इवेंट शेयर किया रिसेंट, कि उसमें यही हुआ, ठीक है ना, कि द कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, द एस्पेक्ट हैज बीन ओवरलुक्ड, ठीक है ना, वाइल कम्युनिकेटिंग एंड डीलिंग विद द सिचुएशन, इसकी वजह से वो कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा, ठीक है। तो यही वो एक बेसिस है जिसके लिए एक कोर्स पढ़ाया जा रहा है, और सारा उस पर बेस्ड करेगा, ठीक है, कि आप नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली कल्चर की बेसिस के ऊपर, ठीक है, किस किस्म की वेरिएशंस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर सकती हैं, और उन वेरिएशंस की बेसिस के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं,
अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी HR की प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, आपका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैनेजमेंट, कंपनसेशन, कैरियर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें मतलब आती हैं जो कि HR के हवाले से डिस्कस होंगी, और कल्चरल नॉर्म्स इनको कैसे अफेक्ट और इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। और हार्ड HRM के अलावा जो सॉफ्ट HRM के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एम्प्लॉय की कमिटमेंट, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट आउटकम्स लाइक परफॉर्मेंस, उसके और एक्स्ट्रा रोल आउटकम्स जैसे OCB, नॉलेज शेयरिंग, इसी तरह उसकी नेगेटिव एटीट्यूड, सिनिसिज्म, टर्नओवर इंटेंशन, उसके जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स और नेगेटिव आउटकम्स हैं, काउंटर प्रोडक्टिविटी, एक्चुअल टर्नओवर एक्सेट्रा, ठीक है ना, इनसिविलिटी एट द वर्क प्लेस, वो सब चीज़ें भी आप कह सकते हैं कि किस तरह से इन कल्चरल नॉर्म्स के साथ डिफर करती हैं, वो दैट वी विल आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग इन द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कोर्स, ठीक है जी। तो मूविंग ऑन, अगर आप इसको देखेंगे जी, इस कोर्स में वी विल रिव्यू लिटरेचर एंड एम्स. This course reviews main literature and aims at providing students with the theoretical foundations necessary to understand the associated stakes and identify relevant perspective and concept that might use to address cross-cultural management issues. ठीक है ना, तो ये उसके रिलेटेड जो लिटरेचर है, जो थियरीज हैं, जो एकेडमिक नॉलेज है, वो सारा हम इसके अंदर लाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम इट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है उसको भी हम कोर्स के अंदर लाएंगे, और हम कुछ केसेस वगैरह MS है, ज़्यादा केस स्टडीज़ नहीं आती, लेकिन हम फिर भी कोई इसमें कुछ केस स्टडीज़ ऐसी ज़रूर लाएंगे जिसमें क्रॉस कल्चर के हवाले से काम किया गया। और क्रॉस कल्चर के हवाले से पाकिस्तान में भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ, मैं आपको बताऊं। आप देखें जो PTCL का केस मैंने आप लोगों को दिया था पिछले कोर्स के एग्जाम के अंदर, उसमें भी कल्चर के हवाले से क्वेश्चंस थे। यस सर। तो इसी तरह एक और ऑथर हैं शास्ता खिलजी, ये पाकिस्तानी बेस्ड अमेरिकन है, और इनके भी कल्चर के हवाले से मतलब बहुत ज़्यादा इनका वर्क है कि कल्चरल HRM, मैं इनके कुछ पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा रीडिंग मटेरियल के तौर पे, उनको हम पढ़ेंगे भी, लेकिन अगर आप वैसे भी गूगल भी सिर्फ कर लें ना उनका वर्क शास्ता खिलजी का, तो यू विल कम टू नो के ये कितना सारा काम इन्होंने जो है ना वो कल्चर के हवाले से किया हुआ है। अगर आपको अमेरिकन एकेडमिक शास्ता खिलजी, ये मैं आपको ज़रा स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा इनके बारे में बता भी देता हूँ। ये देखिए, ये नज़र आया आपको? जी सर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, अगर ये देखें मेरा माउस के, शी इज़ एन अमेरिकन एकेडमिक, इज़ एन अमेरिकन एकेडमिक रिसर्चर एंड ऑथर, प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एट जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इनकी एफिलिएशंस हैं, डिफरेंट बुक्स हैं। काज़िम यूनिवर्सिटी से इन्होंने किसी ज़माने में मास्टर्स किया था, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर कैम्ब्रिज के जज बिजनेस स्कूल से PhD की, और इनकी जो पब्लिकेशंस हैं ये अगर आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे तो ये आपको नज़र आ जाएंगी, ये शास्ता खिलजी की पब्लिकेशंस हैं। ये विजिबल है आपको? जी सर। यस सर। इंटेंडेड एंड रिमेडिएशन द मिसिंग लिंकअप इन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। मैं आपको खास करके इनकी जो कल्चर के हवाले से है ना, मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एंड इंटीग्रेटिव वे ऑफ मल्टीनेशनल प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान। अब ये है, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर है। दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट पेपर टू आवर कोर्स, जिसको हम ज़रूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड इनोवेशन मॉडल फॉर बायोटेक फर्म्स है। अच्छा, ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट में मैक्रो व्यू, ये भी उससे है। अब ये टू अडॉप्ट और नॉट टू अडॉप्ट, एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ नेशनल कल्चर इन HRM, अ स्टडी ऑफ पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट है, इससे आपको मिल जाएगा ये वाला। अच्छा, अब ये चूँकि अलग डेमोग्राफिक्स के ऊपर है। डेवलपिंग अ ग्लोबल माइंडसेट, लर्निंग ऑफ ग्लोबल लीडर्स, यूरोपियन जर्नल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी ग्लोबलाइजेशन और क्रॉस कल्चर के हवाले से है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन पाकिस्तान है। अच्छा, विदर ट्रेडिशंस, ये भी कल्चरल वेरिएशंस आपको देता है। ठीक है, कि एविडेंस ऑफ जनरेशनल डिफरेंसेस इन HR सेटिस्फेक्शन पाकिस्तान,
कि ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल जो मैनेजमेंट है ना, दिस इज अ वेरी रेलेवेंट जर्नल, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये अब आप को मैंने कुछ इनकी प्रोफाइल में से चीज़ें दी, और भी लोग हैं जिन्होंने ज़ाहिर काम किया होगा, ये नहीं कि कुछ बस ये सिर्फ इनका ही है, बट आई एम जस्ट देखें क्रॉस वर्जन्स ऑफ वैल्यूज, एनालिसिस ऑफ द यूज ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन इंडिया, इसराइल एंड पाकिस्तान। तो अब ये एक बड़ी के वैल्यूज की स्टडीज है, तो इनके तो पेपर्स हम डेफिनेटली यहाँ से वी विल लर्न और प्रेजेंट भी करेंगे। लेकिन एक जो मैं कहता ना जर्नल्स इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप देखें एक तो आपको इससे मिल जाएगा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, ये तो सबसे रेलेवेंट जर्नल है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिव्यू भी है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिनसे आपको क्रॉस कल्चर के हवाले से चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसको तो आप प्लीज नोट कर लें, ये जो जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, ठीक है सर, इसी तरह इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिव्यू, ये मेन 2-3 जर्नल्स हैं जिनसे आपको मिल जाएगा चीजें। ठीक है जी, यस सर। तो ये कुछ इनका वर्क था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया इस लिहाज से। अच्छा, अब जिसे मैंने कहा कि आफ्टर दिस कोर्स you people shall be able or shall be equipped with the set of theoretical or methodological tools to understand the origin and manifestation of cultural differences in the workplace। यानी सबसे पहले जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपके साथ डिफरेंट कल्चरल फ्रेमवर्क स्टडी करूँगा। देखिए कल्चर जो है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कहना चाहिए ना पोरस कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। मतलब आप किसी भी चीज़ को जब आप डिफाइन करते हैं ना, तो आप उसकी बाउंड्रीज मार्क कर देते हैं कि अच्छा यार ये चीज़ इससे बाहर है, ये चीज़ इसमें है। जब आप किसी एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें जिसमें से किसी चीज़ को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाए, यानी प्रैक्टिकली व्हाटएवर यू मे थिंक ऑफ, आपको लगे कि यार ये भी इसमें आ सकती है, ये भी इसमें आ सकती है, तो इट मीन्स दैट कॉन्सेप्ट इज सो वाइड, ठीक है, एंड सो डाइवर्स कि उससे पहले डिफाइन ही कर लेना या इनकैप्सुलेट कर लेना किसी बाउंड्रीज के अंदर, इट इज़ सो डिफिकल्ट कि आगे उसकी स्टडी और इम्प्लीकेशंस को या उसको कंट्रोल करना बिकम्स इवन मोर चैलेंज। अगर आप देखें, मैं आपसे कहूँ जी कल्चर, तो आपके ख्याल में क्या कुछ कल्चर है? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैं आपको बताऊं जी यू लिस्ट थिंग्स, ठीक है, दैट वी कैन लिस्ट डाउन कि अच्छा यार ये कल्चर है। मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड इंसर्ट करता हूँ और आप मुझे बताएं कि जी क्या उसमें होना चाहिए, सो दैट वी कैन थिंग्स, ठीक है ना। जैसे व्हाट इज इंक्लूडेड इन, जैसे आपने कहा इकरा लैंग्वेज है, अच्छा, और जी ईटिंग हैबिट, the way people behave, sir. अच्छा, बिहेवियर्स, और सर कस्टम्स एंड वैल्यूज। ठीक है जी, कस्टम्स एंड वैल्यूज, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़ाहिर है कस्टम्स हैं एंड वैल्यूज, चले हम इकट्ठे ही कर लेते हैं जी। और ड्रेसिंग, ईटिंग हैबिट, फूड, और जी लैंग्वेज, ठीक है, अच्छा, बिजनेस प्रैक्टिसेस, सेलिब्रेशन भी हो सकती है सर, हो सकती है, प्रैक्टिसेस, सेलिब्रेशंस, त्योहारों को क्या कहेंगे? हैबिट्स या इंटरेस्ट, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स जी। और जी आपने क्या कहा? सर एम्प्लॉय,
अच्छा, आप देखें कि क्या लोगों की जो वर्किंग नॉर्म्स हैं वो भी नहीं कल्चर में बनेगी कि काम कैसे करते हैं लोग? सर वो बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आ जाएगा? ठीक है, चलिए आपने कहा जी बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड वर्क नॉर्म्स, इसमें कर लो। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? सर हिस्ट्री ऑफ रीजन भी आएगा कल्चर पर? गूगल स्कॉलर आ रहा है। मैं एक सेकंड स्लाइड शो सर। जी जी सर। सर हिस्ट्री ऑफ रीजन भी आएगा कल्चर? बिल्कुल आ सकती है, हिस्ट्री भी उसके कल्चर में, मतलब ज़ाहिर है जो कस्टम और वैल्यूज हैं वो हिस्ट्री से ही मतलब सारा पता चल जाता है आपको। जी आप शो ने सर म्यूजिक आएगा, Yes, sir. आर्ट आएगी। यस सर। आएगी जी, म्यूजिक, आर्ट, Sir, social behavior. चलिए सोशल बिहेवियर, चलो ठीक है, बिहेवियर ऑफ अदर्स, और यहाँ पे भी ये आ गया। अच्छा अब अगर Holidays. फर्क ठीक हो गया, वो फेस्टिवल्स में और उसमें मैंने चीज़ें लिखी हैं। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर, ये बड़ा अच्छा आपने बताया जी। आर्किटेक्चर है, बिल्कुल ठीक है जी। और ये किसने बोला था अभी आर्किटेक्चर? सर मोहम्मद तलहा मुनीर सर। ठीक 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 है जी। अच्छा और सर हर सोसाइटी और उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी मतलब वेरी कर रही होती हैं। सपोज अगर हम प्रोविंशियली चलिए अब मैं पंजाबी पख्तून, ठीक है वो तो इकोनॉमी देखें, की जियोग्राफिकल लोकेशन भी आएगी। जाहिर है वो सब चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं कि जितनी मसलन आपकी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी होगी, मसलन आपका जो स्पेंडिंग बिहेवियर है और वो चीज़ें भी बड़ी इफेक्ट करेंगी वहाँ पे, कि मतलब ये कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, वहाँ के जो ब्रांड्स वो उन चीज़ों पे, और फिर वहाँ की कल्चरल नॉर्म्स ही ऐसी होंगी कि आप एक सर्टन स्टैंडर्ड से नीचे की चीज़ को खरीदना वहाँ के लोग अच्छा ही नहीं समझे, ठीक है ना? यस सर। तो वो बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है ना? मुझे एक दफ़ा जो है वो काफ़ी अर्सा पहले ज्यूरिच जाने का इत्तेफाक, तो वो जब मैं वो कॉन्फ्रेंस वगैरह से फारिग होके कुछ एक दो मॉल्स में गया, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी कि कोई उस वक्त कोई एक शर्ट भी जो है ना वो कोई पाकिस्तानी 10,000 रुपए से कम की नहीं थी। मैंने कई जगहों पे देखा, और मैं कोई बहुत बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मतलब जो आम इस तरह के छोटे ब्रांड्स थे वो भी काफ़ी उसमें थे। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कहा यार ये ठीक है, मैंने सुना था स्विट्जरलैंड महंगा है, बट ये कितना महंगा है, और क्या यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं होता होगा जो 10,000 रुपए से कम की शर्ट पहनता होगा? क्योंकि मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही। तो खैर मैं जब वैसे ही वहाँ से विंडो शॉपिंग करके जब चला गया अपने रूम में, तो रात को मैंने जब होटल में वहाँ पे सर्च किया कि एवरेज इनकम जो है ना, या एवरेज पर कैपिटा इनकम यहाँ पे रहने वाले लोगों की क्या है, तो वो जब मेरे सामने फिगर आई तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये 10,000 की शर्ट इनके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? बिकॉज जितना वो तो नेचुरल, वो जैसे आपने कहा ना जो इकोनॉमिक कंडीशंस है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पर कैपिटा इनकम इज़ वन ऑफ देम, और अगर आप इस पर कैपिटा इनकम को अंडरस्टैंड करते हुए उनके बाइंग बिहेवियर में जो सोशल या कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको नहीं देखेंगे, और अगर आपने वहाँ पे कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई गवर्नमेंट आपकी कंपनी है, जैसे लेट्स से कि आपने वहाँ पे उसको लॉन्च किसी तरह करना है, तो अब आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है और डेटा है वो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, ठीक? तो चलें, अब अगर मैं आपसे कहूँ जी लेट्स से कि ऑर्गेनाइजेशन के जब आप कल्चर को डिफाइन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसको हम कंक्लूड बाद में करते हैं, जो अभी आपने लेफ्ट साइड पे चीजें बताई। सर ये भी होगा ना कि सपोज आपने जैसे स्विट्जरलैंड की बात की, तो वाइल डिसाइडिंग पर्क्स एंड बेनिफिट्स किसी एम्प्लॉय के, तो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि फॉर एग्जांपल उसकी वेज रेट या वो सारी मतलब सैलरीज क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्म्स उस ऑर्गेनाइजेशन की वो सोसाइटी की हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती हैं,
चले मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। आई थिंक देखें, मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिसके लिए मैंने ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखी आप लोगों के सामने, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप देखें देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ कल्चर कि प्रैक्टिकली लुक्स इम्पॉसिबल कि इस कॉन्सेप्ट को क्लोज कर दिया जाए। वी स्टिल कैन ऐड मोर एंड मोर थिंग्स, और ये तमाम चीज़ें किसी न किसी तरीके से कल्चरल कॉनोटेशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे जब कल्चर की बात करेंगे ना, ठीक है ना, तो इसमें बाय एंड लार्ज वी विल कंसर्न्स, ठीक है ना, कि जो बिलीव्स एंड वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, लोगों के बिलीव्स एंड वैल्यूज़ अबाउट डिफरेंट बिहेवियरल नॉर्म्स, उनको हम कहते हैं कि वो कल्चर है। यानी क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में एम्प्लॉइज़ का क्या बिलीफ है और क्या नॉर्म्स हैं या क्या वैल्यूज़ हैं जो वो सोचते हैं। मतलब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। रिसेंटली जो कुछ मॉडर्न मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जहाँ बड़ी पॉपुलर हुई हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मसलन अगर आप एजुकेशन में आ जाएं तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हैज़ इमर्ज्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग ये कहती है कि प्रोफेसर, जैसे भी मैं क्लासरूम में आया हूँ ना, तो मैं कोई आउटलाइन या प्लान लेके नहीं आऊँगा, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप बताएं कि इस कोर्स में क्या चीज़ें डिस्कस और इंक्लूड की जानी चाहिए, और आपकी सजेशंस और ओपिनियंस की बेसिस के ऊपर उस कोर्स का कंटेंट, उसके टेक्स्ट और ये चीज़ें जो है ना वो फाइनलाइज होंगी। दिस इज सेट द स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। अच्छा, इसी तरह हेल्थ केयर के अंदर एक कॉन्सेप्ट हुआ है जिसकी हमने बात की, वो है जी पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट। पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि डॉक्टर पेशेंट को ना वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करता है और हर ऑप्शन के प्रॉस एंड कॉन्स उसको एक्सप्लेन करता है, और पेशेंट की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो किस ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम वर्क ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएं तो उसमें है जी एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप, ठीक है। एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप ये कहती है कि लीडर जो है वो ना ये तय करे कि क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है, वो अपने फॉलोअर्स और सबॉर्डिनेट से पूछे, उनसे ओपिनियंस और सजेशन ले और फिर डिसाइड करे कि व्हाट इज टू बी डन, ठीक है ना, व्हेन इज टू बी डन एंड हु विल डू इट। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो प्रैक्टिसेस मैंने जितनी भी जगह हमारे कल्चर के अंदर प्रैक्टिस होती हुई देखी हैं, वो बिल्कुल उनका ऑपोजिट असर है। मैंने देखा कि अगर लेट्स से कि जहाँ पे डॉक्टर्स पेशेंट्स की डिस्क्रिप्शन पे ट्रीटमेंट छोड़ दें और उन पे डिसीजन मेकिंग पे पेशेंट की परसेप्शन अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ डॉक्टर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वो कहते हैं ये तो डॉक्टर को पता ही नहीं, हमसे पूछते हैं, हमें क्या पता कि ये तो डॉक्टर का काम है कि वो बताए कौन सा होना चाहिए। इसी तरह आप ये देखें कि ऐसे मैंने खुद बतौर डीन के ऐसी क्या कहना चाहिए स्टूडेंट से ऐसी कंप्लेंट्स रिसीव की हैं अबाउट द फैकल्टी जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड बहुत ज़्यादा हो और आउटलाइन का खुद ना करे, वो स्टूडेंट्स को कहे बताएं कि जी क्या कुछ होना चाहिए, उसी पे करे कि जी वो तो खुद नहीं कुछ बताते, बस हम जो कहते हैं बस उन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता, उन्हें चाहिए वो बताएं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हम तो स्टूडेंट हैं, तो वो तो टीचर का काम होता है ना बताना। इसी तरह मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ने अपने एमफिल के थीसिस किए जिनकी फाइंडिंग्स हमें ये बताती हैं कि जो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप है, यानी वो लीडर्स या मैनेजर्स जो कि सर्वेंट लीडरशिप एग्जिबिट करते हैं और अपने फॉलोअर्स की नीड्स एंड वांट्स को जानने और उसकी बेसिस के ऊपर उनको सिंथेसाइज करके उनको सर्व करते हैं और मास्टर मोड में नहीं जाते। मास्टर मोड मीन्स जहाँ के वो अथॉरिटेटिवली उनको बताएं यार नहीं ये करो बस ये करो करो, और उनसे पूछते रहते हैं। वो सबॉर्डिनेट्स आर लेस सेटिस्फाइड, ठीक है ना, एंड कंटेंटेड विद देयर लीडर्स एंड देयर परसेप्शन ऑफ लीडर कॉम्पिटेंस आर रिलेटिवली लो। तो अब आप देखें कि कुछ चीज़ें कुछ कल्चर के अंदर एज बेस्ट लेटेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं और उसे आप एक दूसरे कल्चर में लेके जाएं तो वहाँ पे वो ऑल टुगेदर फेल्ड कॉन्सेप्ट है। तो ये जो परसेप्शन है, बिलीफ और वैल्यूज कि आप ये देखिए उसकी वजह कि हमारा जो कल्चर है ना ये हाई पावर डिस्टेंस कल्चर है। हाई पावर डिस्टेंस मीन्स कि हमने शुरू से
मतलब अथॉरिटी फिगर्स को, एल्डर्स को किसी भी बेसिस पे जो हो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना और उनको कंप्लाई करना ही सुना और सीखा है, ठीक है ना। हमें आप देखें कि हमारे जो हैं क्या कहते हैं कल्चर में लोगों को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए ट्रेन ही किया जाता। आप वेस्ट में देखें वो छोटे छोटे बच्चों को अपने फैसले लेने पे मजबूर करते हैं, वो वालदैन भी उनके ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करते, उनसे पूछते हैं कि व्हाट यू लाइक, तो लेट देम डिसाइड एंड लेट देम फेस द कॉन्सिक्वेंस। हमारे यहाँ तो आप देखें कि हम मतलब शादीशुदा होकर बाल बच्चेदार भी हो जाते हैं तो फिर भी हमारे फैसले जो है वो कोई ना कोई और ही कर रहा होता है, और हम खुद भी इसमें खुश होते हैं कि यार कोई बता दे कि यार क्या करना है। जो लोड ऑफ लिविंग विद द डिसीजन है ना, दैट एक्चुअली डिस्टर्ब्स अस, ठीक है ना। तो ये वो जो बिलीव्स और वैल्यूज है ना कि अबाउट हाउ वन शुड बिहेव, ठीक है ना, ये वो सॉफ्ट एस्पेक्ट है कल्चर का जिसको प्राइमरीली हम यहाँ पे इस कोर्स में डिबेट में बनाएंगे। नेचुरली हम ये ड्रेस, फूड, ठीक है ना, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर और लैंग्वेज पे हम बात नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें उन चीज़ों को शेप अप करती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कस्टम्स एंड वैल्यूज़ और उन पे बेस करने वाली बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स जो होती हैं ना, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को हम ज़्यादा बेस करेंगे क्योंकि वही कल्चर है, ठीक है, और उसी पे हम ज़्यादा जो है ना वो डिबेट करेंगे। अभी हम मीनवाइल इंशाल्लाह इस पे आते हैं कि ये किस तरीके से इसको हम और तरीके से आगे से लेके चलेंगे। मैं इसको बस थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं, फिर हम इंशाल्लाह आगे शुरू करते हैं। तो यही जैसे मैंने कहा कि द कोर्स विल कवर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ कल्चर एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इसके साथ हम चलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट टीचिंग यू अनदर टेक्स्ट बुक, you will learn from the exchange of ideas and experiences, and I will also learn from you people, ठीक है, as much as you are expecting to learn from me। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो रीडिंग मटेरियल्स वगैरह प्लीज़ आपको असाइन किए जाएं, ठीक है ना, उसको प्लीज़ पढ़ के आए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड आएंगे, ठीक है ना, तो दैट विल ग्रेटली हेल्प मी और हम एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग जो है ना वो फैसिलिटेट होगी, वरना ज़ाहिर है मैं तो बोलता ही रहूँगा, ठीक है ना। तो अगर आप बोलेंगे तो क्रॉस जो मैंने कहा ना कि इंटरेक्शन से ज़्यादा रिच और रिटेनेबल लर्निंग। अच्छा, ये कुछ चीज़ें वो आप पढ़ लें। आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट और सो, इसमें कोई ऐसी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। जी पढ़ लिया आपने? यस सर। ठीक। अच्छा, जो बुक्स हैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बुक है जिसको प्राइमरीली अभी मैंने टेक्स्ट बुक के तौर के ऊपर रखा हुआ है। इन द कोर्स अगर मुझे कोई और इससे अच्छी बेहतर बुक मिली तो उस पर हम जाएंगे, लेकिन टाइम बीइंग ये टेक्स्ट बुक है, इसकी सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल एंड आई विल मैं टीम्स पे इसको अपलोड कर दूंगा। मटेरियल वगैरह में यहाँ पे अपलोड हो सकती है ताकि आपको ये मिल जाए, ठीक है ना, वरना मैं सीआर को ईमेल कर दूंगा, ठीक है, तो उनको इंशाल्लाह मिल जाए, ठीक है ना। हमारे सीआर हमारे साथ जो पहले से चल रही हैं, ठीक है, आई थिंक शी इज डूइंग अ गुड जॉब, तो विल कंटिन्यू विद अस, ठीक है जी। यस सर, नो इशू। यस सर। अच्छा जी, सर आप और मेरी ये बात कर रहे हैं? जी जी, ओके। आपको कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो बस। अच्छा, अब ये एक कोर्स एरा पे जैसे मैंने कहा ना कि आपका एक कोर्स है, ये मैं भी आपको इसका थोड़ा सा डेमो भी चला दूंगा, ये इसका वेब लिंक भी मैंने दिया हुआ है, तो आप ये कोर्स करें, चाहे इसके अलावा भी कोई करना चाहें तो वो भी आपको है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स, आप ढूंढ लें। एक और रेफरेंस बुक है ये, द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस। तो इन दोनों बुक्स को इंशाल्लाह हम फॉलो करते हुए चलेंगे, दोनों की सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है, आई विल शेयर विद यू, ठीक है जी। तो अभी हम जैसे करते हैं कि थोड़ी सी जरा ब्रेक कर लें 3 मिनट की, फिर इसके बाद हम शुरू करें, ठीक है। तो 8 बजे इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू करें।
ओके सर, थैंक यू। फिर अटेंडेंस भी इंशाल्लाह आप टाइम ले आ जाएगी ताकि लगा। ओके यस सर।